कभी सोचा है, मतलब आप घर के किसी कमरे में घुसते हैं और बस चीजें फैली हुई हैं, कपड़े कुर्सी पर, किताबें मेज पर, एक अजीब सी उलझन होती है ना। हाँ बिल्कुल, एक तरह का बोझ सा लगता है दिमाग पर। और फिर सोचिए वही कमरा बिल्कुल सलीके से, सब अपनी जगह पर, कितना सुकून मिलता है, हल्कापन। वही सुकून, और इसी एहसास को, इसी जादू को दुनिया भर में पहुंचाया है मैरी कोंडो ने। उनकी वो किताब है ना, द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप। हाँ, सुना है बहुत, मतलब कमाल ही कर दिया इस किताब ने। बिल्कुल, ये सिर्फ धूल झाड़ना या सामान समेटना नहीं है, ये तो मतलब चीजों के साथ हमारे रिश्ते को और हमारे मन को समझने का एक नजरिया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये जो मैरी कोंडो का तरीका है, कॉनमारी मेथड कहते हैं शायद इसे। हाँ, कॉनमारी मेथड। इसकी गहराई में उतरते हैं। मैरी कोंडो वो जापान की है ना, ऑर्गेनाइजिंग कंसल्टेंट। उन्हें तो शायद बचपन से ही शौक था चीजें जमाने का। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इसे एक प्रॉपर आर्ट बना दिया, सफाई नहीं, एक कला। लेकिन सवाल ये है कि हम में से ज्यादातर लोग क्यों नहीं रख पाते अपना घर हमेशा व्यवस्थित। मतलब हम करते तो हैं सफाई रोज थोड़ी थोड़ी, पर वो गड़बड़ वापस आ जाती है। यही तो पेच है। कोंडो कहती हैं कि प्रॉब्लम यही है कि हम सफाई को ना टुकड़ों में देखते हैं, रोज का छोटा मोटा काम, आज ये कमरा कल वो। हाँ, ऐसी तो करते हैं सब। पर कोंडो का नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहती हैं कि टाइडिंग मतलब व्यवस्था जमाना, ये रोज का काम है ही नहीं, ये तो एक लाइफ टाइम इवेंट है। लाइफ टाइम इवेंट मतलब एक बार, बस एक बार पूरे घर को जड़ से सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लो, एक ही बार में। उसके बाद आपको रोज सिर्फ चीजें वापस उनकी जगह पर रखनी है, बस मेंटेन करना है। ये एक तरह का रीसेट बटन है जिंदगी के लिए। सुनने में तो ये बहुत ही क्रांतिकारी लग रहा है, पर ये एक बार वाली सफाई इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है? क्या इसका कुछ जापानी कल्चर से लेना देना है? सादगी, मिनिमलिज्म? हाँ, उसका असर तो है। जापानी फिलॉसफी में चीजों का सम्मान, सादगी, ये सब है। लेकिन कोंडो ने इसे बहुत प्रैक्टिकल बना दिया है, कोई भी कर सकता है। उनका जो मेन प्रिंसिपल है ना, वो सुनने में बड़ा सिंपल है। क्या है वो? बस ये कि अपने घर में सिर्फ वही चीजें रखो जो आपको खुशी देती हैं, जिन्हें छूकर देखकर एक अच्छी वाली फीलिंग आती है, जिसे वो कहती हैं स्पार्क जॉय। स्पार्क जॉय मतलब खुशी जगाना। हाँ, और जो चीजें ये एहसास नहीं जगाती, उन्हें शुक्रिया कहकर जाने दो। अच्छा, शुक्रिया कहकर जाने दो, ये बात थोड़ी अलग है। मतलब चीज फेंकते हुए गिल्टी फील करने की बजाय थैंक यू बोलना। एग्जैक्टली। जैसे मान लो कोई शर्ट है, कभी पहनी नहीं, तो उसे फेंकने से पहले थैंक यू बोलो। शायद उसने आपको सिखाया कि भाई ये रंग या ये स्टाइल आप पर अच्छा नहीं लगता। ये दिलचस्प है। इससे वो अपराध बोध कम हो जाता होगा। बिल्कुल, और चीजों से एक हेल्दी दूरी बना पाते हैं। ये सिर्फ सामान हटाना नहीं है, ये उन चीजों को इज्जत देना है जिन्होंने कभी ना कभी आपकी सेवा की। मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना जो बाहर से तो शांत हो ही, अंदर से भी सुकून दे। वो जो बाहर का क्लटर है ना, और मन का क्लटर, उसका कनेक्शन तोड़ना है। तो मतलब श्रोताओं को सोचना चाहिए कि उनके घर में, उनके आसपास ऐसी कितनी चीजें पड़ी हैं जो अब खुशी नहीं देती, बोझ जैसी लगती हैं, पर रखी हुई हैं। क्या वो दिमाग में भी जगह घेर रही हैं? यही सवाल हमें कॉनमारी मेथड के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। ये स्पार्क जॉय वाला सिद्धांत आखिर तय कैसे करें, क्या रखें, क्या निकालें? सबसे मुश्किल काम तो यही लगता है। हम सोच कर रख लेते हैं, अरे शायद कभी काम आ जाए, या फेंकने का मन नहीं कर रहा, पुरानी किताबें, गिफ्ट्स जो इस्तेमाल नहीं हुए, कपड़े जो फिट नहीं होते। लिस्ट लंबी है। हाँ, यहीं पर कोंडो का सीधा सवाल आता है, क्या ये चीज आपको खुशी देती है? डज इट स्पार्क जॉय? और खुशी का मतलब क्या है यहाँ? हंसी मजाक वाली खुशी? नहीं, हंसी वाली खुशी जरूरी नहीं। ये एक शांत एहसास हो सकता है, एक पॉजिटिव वाइब, कोई कनेक्शन। जैसे आपका कोई फेवरेट स्वेटर है जिसे पहनकर बस अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंट फील होता है। हाँ, होता है ऐसा। या कोई पेंटिंग जिसे देखकर इंस्पिरेशन मिलती है, ये है स्पार्क जॉय। और दूसरी तरफ कोई चीज जिसे देखकर बस गिल्ट फील हो या बोझ लगे, उफ इसे इस्तेमाल नहीं किया, पैसे बर्बाद हो गए, वो खुशी नहीं जगा रही। कपड़ों का उदाहरण ले, जैसे अलमारी खोली, एक शर्ट उठाई जिसे पहनकर हमेशा अच्छा लगता है, चलो ये खुशी देती है, रख लो इसे। दूसरी शर्ट उठाई, एकदम नई है, महंगी भी थी, पर फिटिंग अजीब है, कभी पहनी नहीं, इसे देखकर खुशी नहीं बल्कि थोड़ी खीज होती है। तो कोंडो कहती हैं, उस दूसरी शर्ट को हाथ में लो, उसे थैंक यू कहो,
थैंक यू किस लिए? शायद ये सिखाने के लिए कि आपको किस तरह की फिटिंग पसंद नहीं है, या शायद ये याद दिलाने के लिए कि इम्पल्स में शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। और फिर उसे जाने दो। ये जो थैंक यू वाला प्रोसेस है ना, ये चीजों के साथ हमारा इमोशनल रिश्ता बदल देता है। उन्हें बोझ की तरह नहीं देखते फिर। हाँ, उन्हें अपनी लाइफ की जर्नी का एक हिस्सा मानकर विदा करते हैं। पर एक सवाल है, क्या ये हर चीज पर लागू होता है? मतलब जरूरी कागजात हैं या रोज के इस्तेमाल का सामान जैसे चम्मच कटोरी, वो शायद खुशी न जगाएं पर जरूरी तो है। बिल्कुल सही सवाल। कॉन्डो ये क्लियर करती हैं कि स्पार्क जॉय का एहसास यूटिलिटी वाली चीजों के लिए थोड़ा अलग हो सकता है। एक अच्छा टूल या जरूरी डॉक्यूमेंट, वो भी एक तरह की संतुष्टि या एप्रिसिएशन जगा सकता है, क्योंकि वो आपकी लाइफ आसान बना रहा है। अच्छा, मतलब वो किसी न किसी तरह पॉजिटिव योगदान दे रहा हो। बिल्कुल हाँ। मुद्दा यह है कि क्या वो चीज आपके जीवन में कुछ अच्छा ला रही है या सिर्फ जगह घेर रही है और नेगेटिविटी फैला रही है। और मजे की बात यह है, ये प्रिंसिपल सिर्फ चीजों तक नहीं है। अच्छा, और कहाँ? इसे जिंदगी के बड़े फैसलों पर भी लगा सकते हैं। नौकरी, रिश्ते, आदतें, क्या वो आपको खुशी दे रहे हैं या बोझ बन गए हैं? अरे वाह, ये तो सोचने वाली बात है। मतलब सिर्फ घर की सफाई नहीं, जिंदगी की सफाई। बिल्कुल। श्रोता चाहें तो अभी अपने आसपास कोई चीज उठाकर पूछ सकते हैं खुद से, क्या ये मुझे खुशी देता है? शायद फौरन कोई जवाब अंदर से आए। यही स्पार्क जॉय का फिल्टर है। ये हमें अपनी चीजों की सच्चाई दिखाता है, और इसी फिल्टर को सही ढंग से इस्तेमाल करने के लिए कॉन्डो एक और जबरदस्त आइडिया देती हैं। वो क्या? वो है श्रेणी के अनुसार ऑर्गेनाइज करना, जगह के अनुसार नहीं। हाँ, ये मैंने सुना है। ये बिल्कुल उल्टा है जो हम करते हैं। हम तो कमरा पकड़ते हैं, आज बेडरूम, कल किचन। और कॉन्डो कहती हैं कि इसीलिए सफाई कभी पूरी नहीं होती। क्यों? क्या गड़बड़ है इस तरीके में? गड़बड़ ये है कि एक ही तरह की चीजें जैसे कपड़े या किताबें, वो अक्सर पूरे घर में बिखरी होती हैं। अलमारी में भी, दराज में भी, शायद स्टोर रूम में भी, किसी कुर्सी पर भी टंगी हो। हाँ, बात तो सही है। तो जब आप सिर्फ बेडरूम साफ करते हो तो आपको कभी पता ही नहीं चलता है कि आपके पास टोटल कितने कपड़े हैं। आप शायद उस कमरे की अलमारी साफ करके खुश हो जाओ, पर असल में कपड़ों का पहाड़ घर के दूसरे कोनों में इंतजार कर रहा है। तो फिर कॉन्डो का समाधान क्या है? समाधान है कैटेगरी वाइज चलो। एक कैटेगरी चुनो, जैसे कपड़े, फिर घर के हर कोने से, हर अलमारी, हर दराज, हर बैग से सारे कपड़े निकालकर एक जगह जमा करो। सारे कपड़े एक साथ? हाँ, सारे। एक बड़ा सा ढेर बना लो लिविंग रूम के बीच में। बाप रे, वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। एग्जैक्टली, यही पॉइंट है। जब आप अपनी चीजों की असली क्वांटिटी देखते हो ना, 50 नहीं, शायद 150-200 कपड़े, तब शौक लगता है। तब एहसास होता है कि आप कितना कंज्यूम करते हो। ये शौक जरूरी है बदलाव के लिए। अच्छा, और इसके लिए कोई खास ऑर्डर भी है क्या कैटेगरीज का? हाँ बिल्कुल, एक सोचा समझा क्रम है जो आसान से मुश्किल की तरफ जाता है। बताइए। सबसे पहले कपड़े, क्योंकि इनसे हमारा रिश्ता थोड़ा कम पेचीदा होता है, डिसीजन लेना आसान। ठीक है, फिर किताबें थोड़ी ज्यादा इमोशनल हो सकती हैं, पर कपड़ों के बाद ठीक लगती हैं। ओके, नंबर 3 कागजात यानी पेपर्स। ये बोरिंग होते हैं अक्सर, पर इनमें फैसला लेना सीधा होता है, रखना है या फाड़ना है। इसके बाद आती है एक बड़ी कैटेगरी जिसे वो कोमोनो कहती हैं। ये जापानी शब्द है, मतलब छोटी मोटी मिक्स चीजें। इसमें किचन, बाथरूम, स्टेशनरी, गैजेट्स, सजावट का सामान, मतलब बाकी लगभग सब कुछ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा होगा। हाँ, ये सबसे बड़ी हो सकती है। और सबसे आखिर में सबसे मुश्किल वाला। हाँ, भावनात्मक चीजें, सेंटिमेंटल आइटम्स, तस्वीरें, गिफ्ट्स, यादगार चीजें। इन्हें आखिर में इसीलिए रखते हैं। क्यों? इस ऑर्डर के पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक साइकोलॉजिकल है। जब आप कपड़ों और किताबों पर स्पार्क जॉय टेस्ट करते हो तो आपकी डिसीजन लेने की मसल, समझो, ट्रेन हो जाती है। अच्छा, प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ, आप बेहतर और जल्दी समझने लगते हो कि आपको क्या खुशी देता है। तो जब तक आप सबसे मुश्किल यानी इमोशनल चीजों तक पहुंचते हो, आप इस आर्ट में माहिर हो चुके होते हो। आप भावनाओं में बहने के बजाय क्लैरिटी से सोच पाते हो। समझ गया। तो मान लीजिए किसी ने हिम्मत करके सारे कपड़े एक जगह ढेर कर लिए, अब वही स्पार्क जॉय टेस्ट, लेकिन पूरी शिद्दत से। एक एक कपड़ा हाथ में लो, उसे महसूस करो। भविष्य की चिंता नहीं, शायद पहन लूंगी, या पास्ट का बोझ ने इतने पैसे लगे थे। बस अभी इस पल में इसे देखकर, छूकर कैसा लग रहा है। खुशी या कुछ और? हाँ, अगर सच्ची खुशी, एक पॉजिटिव फीलिंग आ रही है तो रखो, नहीं तो थैंक यू बोलकर जाने दो।
ये प्रोसेस सिर्फ अलमारी खाली नहीं करता, ये आपको अपनी शॉपिंग हैबिट्स, अपनी पसंद नापसंद के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये तो एक तरह से खुद को जानने का तरीका भी हो गया। बिल्कुल। श्रोता चाहें तो आज सिर्फ एक छोटी कैटेगरी से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे सिर्फ अपने सारे मोजे या सारे स्कार्फ एक जगह रख कर देखें। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तो अब जब कैटेगरी वाइज सफाई का लॉजिक समझ आ गया है, तो कपड़ों पर थोड़ा और बात करते हैं, क्योंकि ये पहली और अक्सर सबसे बड़ी कैटेगरी होती है। हाँ, कपड़ों से शुरू करना लॉजिकल लगता है, पहचान से जुड़े हैं, मूड पर असर डालते हैं। तो ठीक है, सारे कपड़े इकट्ठे हो गए, वो शौक वाला मोमेंट भी बीत गया। स्पार्क जॉय टेस्ट के बाद जो कपड़े रखने हैं, उनका क्या? उनका रखने का तरीका भी खास है। कॉन्डो सिर्फ तय करके रखने को नहीं कहती, वो कहती हैं कपड़ों को सम्मान दो। उनकी एक फेमस टेक्निक है वर्टिकल फोल्डिंग। वर्टिकल फोल्डिंग, सीधा खड़ा करके रखना। हाँ, कपड़ों को इस तरह तय करना कि वो दराज में एक दूसरे के ऊपर लेटे ना हो, बल्कि किताबों की तरह सीधे खड़े हों। अच्छा, इसका क्या फायदा? बस अच्छा दिखता है? दिखने में तो खैर कमाल लगता ही है, एकदम ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन इसके प्रैक्टिकल फायदे भी हैं। पहला, आप दराज खोलते ही सारे कपड़े एक नजर में देख लेते हैं, कुछ भी नीचे दबकर गायब नहीं होता। हाँ, ये तो है, नीचे वाले कपड़े तो याद भी नहीं रहते। दूसरा, कपड़े कम सिकुड़ते हैं, फ्रेश रहते हैं। और तीसरा, कोंडो मानती हैं कि इस तरह रखने से आप कपड़ों को ज्यादा सम्मान देते हैं, उनकी एनर्जी बेहतर रहती है। एनर्जी कपड़ों की? हाँ, वो मानती हैं कि हर चीज में ऊर्जा होती है। तो सोचिए, पहले वो ठूसी हुई अलमारी देखकर लगता था कुछ पहनने को ही नहीं है, अब सिर्फ वो चीजें दिखती हैं जो आपको पसंद है, और वो भी सलीके से। सुबह तैयार होने का पूरा एक्सपीरियंस बदल जाता है, स्ट्रेस कम होता है। ये बात तो सोचने वाली है। अच्छा, ये तो हुई कपड़ों की बात। अगली कैटेगरीज किताबें, कागजात, कुमोनो, इनमें क्या खास चुनौतियां आती हैं? हर एक की अपनी कहानी है। जैसे किताबें, अक्सर हम इन्हें ज्ञान का भंडार समझकर जमा करते जाते हैं, पढ़ी हो ना पढ़ी हो। हाँ, कभी पढ़ूंगा वाली बहुत होती हैं। कुंडो कहती हैं किताब हाथ में लो, पूछो क्या ये अब भी इंस्पायर करती है, क्या इसे दोबारा पढ़ने का मन है। भविष्य के शायद के लिए नहीं, अभी की खुशी के लिए रखो। और कागजात, उनका तो ढेर लग जाता है, बिल्स, पुराने नोट्स। कागजात के लिए कोंडो का नियम और भी सख्त है, लगभग सब फेंक दो। सब? हाँ, ऑलमोस्ट। सिर्फ वो रखो जो कानूनी तौर पर जरूरी हैं या जिनका अभी एक्टिव यूज है, जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट, वारंटी कार्ड जो अभी वैलिड है। बाकी सब क्लटर है। उन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए सिंपल कैटेगरी बनाओ, एक्शन लेना है, संभाल के रखना है, बस। और कुमोनो, वो जो मिक्स कैटेगरी थी, किचन, बाथरूम, स्टेशनरी। हाँ, कोमोनो, ये सबसे ज्यादा बिखरी हुई हो सकती है। किचन के बर्तन, बाथरूम का सामान, मेकअप, स्टेशनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, शौक की चीजें। यहाँ भी स्पार्क जॉय ही गाइड है। हर छोटी बड़ी चीज को देखो, क्या ये वाकई इस्तेमाल होती है, खुशी देती है, या बस कभी काम आएगी सोचकर पड़ी है। इसमें गिफ्ट्स भी आते होंगे, वो अक्सर मुश्किल होते हैं, पसंद नहीं आते, पर फेंके कैसे? हाँ, गिफ्ट्स। कोमोनो का नजरिया यहाँ बहुत प्रैक्टिकल और राहत देने वाला है। वो कहती हैं कि गिफ्ट का असली मकसद क्या था, देने वाले का प्यार या अच्छा सोचना, आप तक पहुंचाना। हाँ, वो मकसद उसी पल पूरा हो गया जब आपको वो मिला। अब अगर वो चीज आपके जीवन में खुशी या यूटिलिटी नहीं ला रही, तो उसे थैंक यू बोलकर जाने देना ठीक है। आपने भावना ले ली, चीज रखना जरूरी नहीं। ये बहुत लिबरेटिंग सोच है, मतलब गिल्ट से आजादी। बिल्कुल। इन सारी कैटेगरी से गुजरना सिर्फ घर साफ नहीं करता, ये हमारे वैल्यूज, हमारी प्रायोरिटीज को भी साफ करता है। और फिर आती है वो सबसे मुश्किल चढ़ाई, इमोशनल चीजें, तस्वीरें, पुराने खत, बच्चों की ड्राइंग्स, कोई यादगार चीज। इनसे डील करना क्यों इतना कठिन है? कठिन इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ चीजें नहीं हैं, ये हमारी यादें हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारा बीता हुआ कल है। इसीलिए कोंडो इन्हें सबसे आखिर में रखने को कहती हैं, जब तक हमारी डिसीजन वाली मसल एकदम स्ट्रांग हो चुकी होती है। और यहाँ क्या स्पार्क जॉय ही चलेगा? यहाँ सिद्धांत थोड़ा सा बदलता है। कोंडो कहती हैं यादों को संजोएं, वस्तुओं को नहीं। ट्रेजर द मेमोरीज, नॉट द आइटम्स। मतलब यादों से जुड़ी चीजें फेंक दें? जरूरी नहीं। मतलब ये है कि असली यादें आपके अंदर हैं, उस चीज में नहीं। उस चीज को हाथ में लो और पूछो, क्या इसे देखकर सच्ची खुशी मिलती है या सिर्फ उदासी, गिल्ट या बोझ का एहसास होता है? अगर सच में खुशी मिलती है तो जरूर रखो, और ऐसी जगह रखो जहां उसे देख सको, एंजॉय कर सको, अलमारी में बंद करके नहीं। लेकिन अगर वो सिर्फ पास्ट का बोझ बनकर कहीं दबी पड़ी है, तो उस चीज को थैंक यू कहो, उससे जुड़ी अच्छी याद को मन में रखो और चीज को जाने दो। जैसे पुरानी तस्वीरें,
हजारों होती हैं। कुंडू का सुझाव है उन्हें भी देखो। कुछ तस्वीरें अनमोल होंगी, दिल के करीब, लेकिन बहुत सी धुंधली, डुप्लीकेट या ऐसी होंगी जिनका आप कोई मतलब नहीं। सिर्फ वो रखो जो सच में दिल को छूती हैं। और पुराने खत? उन्हें पढ़ो, उनकी फीलिंग को महसूस करो और फिर तय करो। ये पूरी प्रक्रिया ना एक तरह की इमोशनल क्लीनिंग है, कैथारसिस, हमें पास्ट के बोझ से आजाद करके प्रेजेंट में हल्का महसूस कराती है। ये सब सुन के लग रहा है कि ये सिर्फ सामान हटाने या रखने की बात नहीं है, ये तो कुछ ज्यादा गहरा है। क्या ये एक तरह की स्पिरिचुअल जर्नी भी है? बिल्कुल है। कुंडो मानती हैं कि हमारी चीजों में, हमारे माहौल में एनर्जी होती है। जब घर में क्लटर होता है, चीजें ठूसी हुई होती हैं, तो ये एनर्जी रुक जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, और इसका असर हमारी लाइफ पर भी पड़ता है। अच्छा, कैसे? जब आप गैर जरूरी चीजों को थैंक यू बोलकर निकालते हैं, तो आप सिर्फ फिजिकल स्पेस नहीं बनाते, आप मेंटल और इमोशनल ब्लॉकेज भी हटाते हैं। चीजों का सम्मान करना, जैसे जूतों को सलीके से रखना, कपड़ों को थैंक यू बोलना, ये ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है। और कृतज्ञता तो अपने आप में एक आध्यात्मिक गुण है। तो ये एक तरह का मेडिटेशन भी हुआ, हर चीज पर ध्यान देना, अपने अंदर की फीलिंग को सुनना। हाँ बिल्कुल। जब आप हर चीज को हाथ में लेकर पूछते हो क्या ये खुशी देती है, तो आप बाहर के शोर से हटकर अपने अंदर से कनेक्ट होते हो। ये सेल्फ अवेयरनेस है, माइंडफुलनेस है। आप सीखते हो कि पास्ट को सम्मान से कैसे छोड़ना है, प्रेजेंट में खुशी कैसे चुननी है, और फ्यूचर के लिए पॉजिटिव स्पेस कैसे बनाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि इस प्रोसेस के बाद उन्हें लाइफ में एक नई क्लैरिटी और शांति महसूस हुई। और ये सब मिलकर एक नई लाइफस्टाइल बनाता है, एक जॉयफुल लाइफस्टाइल। हाँ बिल्कुल, यही अल्टीमेट गोल है। जब आपके घर में सिर्फ वही चीजें हैं जो आपको पसंद है, जो आपके काम आती हैं, तो आप कम में ज्यादा वाले सिद्धांत पर जीने लगते हो। लेस इज मोर। हाँ, चीजें ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता, घर की देखभाल आसान हो जाती है, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी और टाइम मिलता है वो आप उन चीजों में लगा सकते हो जो सच में मायने रखती हैं। आपके रिश्ते, आपके शौक, आपकी ग्रोथ। इसका असर रिश्तों पर भी पड़ता है। माना जाता है कि हाँ, एक शांत ऑर्गेनाइज्ड घर में तनाव कम होता है, और जब आप चीजों के लिए थैंकफुल होना सीखते हो, तो आप लोगों के लिए भी ज्यादा थैंकफुल और अवेयर बनते हो। ये तो है। और एक और बात, ये पूरा प्रोसेस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। हर छोटी चीज पर फैसला लेना, रखना है या नहीं, या आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। आप अपनी पसंद नापसंद को बेहतर समझने लगते हो। ये कॉन्फिडेंस जिंदगी की दूसरे एरिया में भी काम आता है। आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं रहता, वो आपका एक सैंक्चुरी बन जाता है, आपकी खुशी का आईना। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो हमने मैरी कोंडो की इस लाइफ चेंजिंग मैजिक वाली यात्रा को देखा। शुरुआत हुई ये समझने से कि टाइडिंग एक बड़ा इवेंट है, रोज का छोटा काम नहीं। हाँ, एक बार का प्रोजेक्ट। फिर आया वो कमाल का फिल्टर, स्पार्क जॉय। सिर्फ वो रखो जो खुशी दे, बाकी को थैंक यू कहकर विदा करो, कृतज्ञता के साथ। हमने सीखा कि सफाई कमरे के हिसाब से नहीं, कैटेगरी के हिसाब से करनी है। कपड़े, किताबें, कागजात, कोमोनो, और आखिर में इमोशनल चीजें। और हर कैटेगरी हमें कुछ सिखाती है। और हमने ये भी समझा कि ये सिर्फ फिजिकल सफाई से कई ज्यादा है। ये एक गहरी सेल्फ डिस्कवरी है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी हो सकती है जो हमें ग्रैटिट्यूड, माइंडफुलनेस और क्लैरिटी देती है। हाँ, और अंत में ये एक ज्यादा जॉयफुल लाइफस्टाइल की तरफ ले जाती है, जहां हम कम चीजों के साथ ज्यादा खुश, ज्यादा अवेयर रहते हैं। ये याद दिलाता है कि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों से हमारा रिश्ता हमारी पूरी जिंदगी पर कितना असर डालता है। सोच समझकर चीजें चुनना मतलब सोच समझकर जिंदगी जीना। तो श्रोताओं के लिए मैसेज यही है कि इसे सिर्फ सुने नहीं, कोशिश करें। आज ही कोई एक छोटी सी जगह या कैटेगरी, अपनी दराज, कोई शेल्फ या शायद सिर्फ अपना पर्स, हर चीज को हाथ में लें और पूछें क्या ये खुशी देती है। हाँ, वो पहला कदम ही बहुत कुछ बदल सकता है। एक छोटा सा कदम भी एक नई एनर्जी, एक हल्कापन ला सकता है। जैसा मैरी कोंडो कहती हैं, आप क्या रखना चाहते हैं, ये सवाल वास्तव में यह है कि आप अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर इसी स्पार्क जॉय फिल्टर को हम अपनी चीजों से आगे ले जाएं, अपनी कमिटमेंट्स पर लगाएं, अपने डिजिटल क्लटर, ईमेल्स, एप्स, सोशल मीडिया फीड्स पर लगाएं, या शायद अपनी मेंटल हैबिट्स, अपनी सोच पर, तो हमारी रोज के एक्सपीरियंस में कैसा बदलाव आ सकता है, इस पर सोचना शायद एक और गहरी यात्रा की शुरुआत हो। अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जाहिर है ये बातें आपके लिए मायने रखती हैं। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए
और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातें, गहरी चर्चाएं आप तक पहुंचती रहें, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।